हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपके टाइम की बचत होती है और आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। आज जो हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से संबंधित है। इस चैप्टर का हम इस वीडियो के अंदर सविस्तार अध्ययन करेंगे और बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक बताते चलेंगे कि आप एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को कम समय में कैसे सोल्व कर पाएं। कौन सी ऐसी ट्रिक होगी जिसके द्वारा आपके टाइम की बचत होगी, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखते चले जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होती है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है कि डी की पावर एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन, इस फॉर्म में दे रखी है, फिर यहाँ पर a1 है, फिर एक पावर कम हो गई है, फिर a2 है, फिर एक पावर कम हो गई है, इस प्रकार से होती जा रही है। और इधर क्यू भी है। अब क्यू के स्थान पर 0 भी हो सकता है या कोई भी आगे इसमें कोई भी x के फॉर्म में कुछ वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट प्रत्येक टर्म के अंदर कांस्टेंट है। यहाँ पर a1, a2, a3 जो भी हैं ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, अर्थात इसमें x फिलहाल नहीं है। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, यानी कि d का जो मीनिंग है यहाँ पर d ओवर dx है, तो d ओवर dx के स्थान पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं d का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि d की पावर n प्लस a1 d की पावर n-1 प्लस a2 d की पावर n-2, इसी प्रकार से आगे लास्ट में आ जाएगा an और बाहर है y इज इक्वल टू क्यू। तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर इस फॉर्म में है तो कैसे सोल्व करते हैं उसको, तो सबसे पहले निकालते हैं उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने की टेक्निक ये है कि आप d के स्थान पर m पुट कर दो, स्मॉल m। तो हमने क्या काम करा है, ऊपर वाली इक्वेशन में d के स्थान पर m पुट कर दिया, तो ये इस एक आपके सामने इक्वेशन बन के आ गई है। अब इसको सोल्व करने के बाद में यहाँ से हम m के मान फाइंड कर लेंगे। ये जो m के मान होंगे ये किस प्रकार के होंगे यही आगे हम चर्चा करेंगे। तो इस जो हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब ये सी एफ क्या चीज़ है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ। ये एक्चुअल में ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही फाइंड किया जाता है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन से सी एफ कैसे फाइंड करें, पहले थोड़ी चर्चा इस बारे में करते हैं कि अगर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी दी हुई है इसके सारे रूट अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अर्थात m1, m2, m3 जो है, जो इसकी वैल्यू इसके रूट निकल कर आए हैं सारे अलग अलग हैं। तो हम सी एफ कैसे निकालते हैं, तो सी एफ लिखने का फॉर्मूला फिर यह होता है कि c1 यानी कांस्टेंट और e की पावर m1 प्लस एक्स प्लस c2, फिर e की पावर m2 प्लस एक्स प्लस c3, e की पावर m3 प्लस एक्स, इसी प्रकार से आगे हम लिख देंगे। अब यदि दो रूट इक्वल हों, जैसे मान लीजिए m1 और m2 रूट इक्वल हैं, तब क्या काम करेंगे, तो सी एफ निकालने का फॉर्मूला फिर ये हो जाएगा c1 प्लस c2x और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा e की पावर m1 x प्लस c3 और e की पावर m2 x। और यदि तीन रूट इक्वल हैं, जैसे मान लीजिए m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, तो सी एफ कैसे निकाला जाएगा, c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा e की पावर m1 x प्लस c4 e की पावर m4 x। तो सी एफ फाइंड करने की और कंडीशन देखते हैं आगे। अब यदि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे एक रूट हमने मान लिया है अल्फा प्लस आई बीटा, दूसरा रूट हो जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा, तो इस कंडीशन में सी एफ कैसे निकालते हैं, तो इस कंडीशन में सी एफ निकलने के तीन तरीके हैं। एक प्रकार से तो ऐसे लिख सकते हैं कि e की पावर अल्फा एक्स इंटू c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, या दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि c1 e की पावर अल्फा एक्स इंटू साइन बीटा एक्स प्लस c2, यानी कि जो साइन का जो एंगल है उसकी अंदर लिखा जाएगा बीटा एक्स प्लस c2। और एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं हम, कोस के फॉर्म में लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को, यानी c1 e की पावर अल्फा एक्स इंटू कोस बीटा एक्स प्लस c2। और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट जो है जो अंडर रूट के अंदर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे इस फॉर्म में हो कि m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का अंडर रूट, तो दूसरा रूट हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का अंडर रूट। तो इस कंडीशन में सी एफ कैसे लिखा जाता है, इसके भी तीन तरीके हैं लिखने के कि e की पावर अल्फा एक्स इंटू c1 कोस हाइपरबोलिक, ये h लगा दिया हाइपरबोलिक बीटा का अंडर रूट एक्स
चाहो तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और C2 साइन हाइपरबोलिक बीटा का अंडर रूट एक्स, या C1 e की पावर अल्फा एक्स कोस हाइपरबोलिक और ब्रैकेट के अंदर यानी कि कोस का जो इसका एंगल है वो हो जाएगा बीटा का अंडर रूट एक्स प्लस C2। इसी प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं कि C1 e की पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस C2। अब हम देखते हैं पी आई कैसे ज्ञात किया जाए। पी आई मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जो निर्धारित किया जाता है ये क्यों से फाइंड किया जाता है। सी एफ जो निकाला जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन से फाइंड किया जाता है, और पी आई निकाला जाता है क्यों से। और यदि क्यों का मान 0 है तो पी आई नहीं निकाला जाएगा, अर्थात पी आई भी 0 हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन का सोल्यूशन जो हो जाएगा y = CF हो जाएगा, उसमें प्लस में पी आई नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन ये है कि अगर q जो है e की पावर x की फॉर्म में है, लेकिन शर्त क्या है कि जो d की इक्वेशन है वहाँ पर d के स्थान पर a रखने के बाद में 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, तो पी आई निकालने का तरीका ये है 1/fd इंटू e की पावर ax। तो इसमें d के स्थान पर रख देंगे a, तो क्या आ जाएगा यहाँ fa आ जाएगा। और यदि q हमारा साइन ax की फॉर्म में है, लेकिन शर्त यहाँ पर क्या है कि d के स्थान पर d स्क्वायर के स्थान पर माइनस a स्क्वायर रखने के बाद में 0 नहीं होना चाहिए। तो 1/fd स्क्वायर में d स्क्वायर के स्थान पर माइनस a स्क्वायर रख देंगे, तो ये दूसरी फॉर्म आ जाएगी। और यदि कोस की फॉर्म में है तो क्या काम करेंगे इसके अंदर भी कि d स्क्वायर के स्थान पर आप माइनस a स्क्वायर रख देंगे। तो इस प्रकार से हम पी आई ज्ञात कर लेंगे। आइए और देखते हैं कि पी आई ज्ञात करने के और कौन कौन से मेथड हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन आती है यदि q जो है x की पावर की फॉर्म में हो, तो q की वैल्यू क्या है, x की पावर कोई भी हो लेकिन वो पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। तो कैसे निकालते हैं पी आई। तो पी आई निकालने का तरीका यह है कि जो भी फैक्टर दिया हुआ है तो d - a की फॉर्म में वो फैक्टर होगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर माइनस a कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर बचेगा हमारे पास में 1 - d/a इंटू एक्स की पावर m तो है ही, यानी कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1/a। तो अंदर क्या हो जाएगा 1 - d/a ऊपर पावर -1 इंटू एक्स की पावर m। अब यहाँ पर एक रूल लगाते हैं, मैं नीचे लिख दूंगा उनको भी सबको। वो क्या है 1/a 1 प्लस d/a प्लस d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस d की पावर 3 अपॉन a की पावर 3। और इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये पद जो है अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम अब क्या काम करेंगे 1/a अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी, तो x की पावर m हो गया। और d का अर्थ है कि x की पावर m का एक बार डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा 1/a तो है ही m x की पावर m-1। इसी प्रकार से 1/a स्क्वायर, अब एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m इंटू m-1 और x की पावर हो जाएगा m-2। और यही क्रिया आगे तक चलती रहेगी। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपको प्रसार याद रखने हैं, जैसे 1 - x की पावर -1 है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार से यदि ऐसा हो 1 प्लस एक्स की पावर -1 हो तो इसमें अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस, इसी प्रकार से आगे तक ही चलती रही कहानी। और यदि 1 माइनस एक्स की पावर -2 हो तो तब क्या लिखा जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स की पावर 3, इसी प्रकार चलेगा। और यदि प्लस में हो जाए 1 प्लस एक्स की पावर -2 हो तो इस प्रकार लिखा जाएगा अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि 1 माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4
एक्स की पावर 3 और इसी प्रकार से आगे तक हम लिख सकते हैं। तो पी आई निकालने का और ट्रिक देखिए, अगर क्यू जो है ई की पावर ए एक्स की फॉर्म में है इंटू वी जो कोई भी एक्स का फंक्शन है, तब पी आई इस प्रकार से निकाला जाता है 1/FD इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू वी। तो यहाँ पर डी के स्थान पर क्या रख देंगे, डी प्लस ए लिख देंगे और ई एक्स पहला आ जाएगा और वी जो है वो एक्स का फंक्शन होगा, उसका हिसाब किताब बाद में कर लिया जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ई की पावर ए एक्स क्यों क्या है, ई की पावर एक्स की फॉर्म में है, पहले भी आया था, लेकिन अब की बार कंडीशन क्या है, अगर एफ ए का मान 0 हो जाए। तो अगर एफ ए का मान 0 नहीं है तो पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एफ ए का मान 0 है तब ये वाला तरीका लगाएंगे जो ऊपर बताया मैंने अभी कि यहाँ ई की पावर ए एक्स में इंटू करते हैं 1 की, यानी कि वी के स्थान पर यहाँ आ गया 1। उसी प्रकार से डी के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, डी प्लस ए लिख देंगे और यहाँ 1 आ जाएगा। और आगे क्या करेंगे फिर, इन जो 6 वाले हैं इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाद वाले दो जो है। तो यदि क्यू जो है साइन ए एक्स या कोस ए एक्स की फॉर्म में है और शर्त क्या है यहाँ पर कि डी के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर रखने के बाद में 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 नहीं है डी स्क्वायर के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर रखने के बाद तो पहली कंडीशन लगाएंगे, और यदि डी स्क्वायर के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर रख दिया जाए और वो 0 हो जाए तो फिर ये तरीका लगाएंगे। तो डायरेक्ट पी आई का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/D² प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स का फॉर्मूला है, तो x/2a साइन ए एक्स, और 1/D² प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स का फॉर्मूला है माइनस x/2a इंटू कोस ए एक्स। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इन पर किस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2004 में आया था। डिफरेंशियल इक्वेशन दी है d²y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है और ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, अर्थात d के स्थान पर रख देंगे m, तो क्या हो जाएगा m² प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1/2 प्लस माइनस √3/2i। कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि अल्फा प्लस i बीटा के फॉर्म में आ गई। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स c1 कोस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। या इसे हम इस प्रकार से जैसे इन्होंने तोड़ कर लिख रखा है ऐसे भी लिख सकते हैं कि y1 इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स c1, या c1 को पहले लिख लो, कोस बीटा x प्लस ई की पावर, यहाँ प्लस मत लगाओ, y2 लिख दो, यानी कि दूसरा पार्ट इसका। तो क्या लिखा जाएगा वो ई की पावर अल्फा एक्स और c2 साइन बीटा x। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा का मान -1/2 है, तो माइनस ई की पावर कितना आ जाएगा, c1 को पहले लिख लो चाहो तो c1 ई की पावर -x/2 कोस बीटा के स्थान में क्या आ जाएगा √3, या x पहले लिख लो, x √3/2 और y2 आ जाएगा ई की पावर, या c2 पहले लिखो, c2 ई की पावर क्या लिख लेंगे माइनस का x/2 साइन x √3/2, इस फॉर्म में आ गई। तो दोनों माइनस के हैं इसमें, तो आप चेक कर सकते हैं आंसर कौन सा सही आ रहा है इसमें, ये बी ऑप्शन से आ रहा है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझिए जरा। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में इनमें सारे विकल्पों पर ध्यान से देखिए जरा इनको, सारे विकल्पों में केवल ई की पावर जो है इसमें अंतर है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ऐसे यहाँ पर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। आप कुछ भी सोल्व मत करो, आपको ही चल गया पता कि हमारा जो आंसर है इस फॉर्म में आना है। तो केवल आप ये देखिए कि इस ब्रैकेट के बाहर है ई की पावर अल्फा एक्स है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जो पावर है दोनों की अल्फा एक्स है, तो दोनों की जो ई की पावर है उसका चिन्ह एक जैसा होना चाहिए। अब चूंकि हमारा जो है ये माइनस का आया था तो दोनों माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है,
बाकी कोई से विकल्प में भी ऐसा नहीं है। तो आंसर यहाँ तक करने के बाद में इतना, आगे आप चाहे नहीं भी करो तो शॉर्ट ट्रिक से आप इसे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि दोनों माइनस में होनी चाहिए। ई की पावर जो है कैसे है यहाँ पर माइनस में होनी चाहिए, तो यही विकल्प इसका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2013 में आया था। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू यहाँ से आ गई -1 और प्लस की 1। तो यहाँ पर इसका सी एफ, अब क्योंकि इधर 0 है तो सी एफ कह लो या वाई कह लो, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और C1 लिख लेंगे यहाँ पर प्लस C2 ई की पावर प्लस एक्स। तो ये जो इक्वेशन आई है ये ई की पावर की फॉर्म में आई है, अर्थात ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ना ये ऑक्सिलेटरी है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। तो यही इसका विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2004 में आया था। तो पहले निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, m की पावर 3 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 1 2। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा y इज इक्वल टू C1 C2 x और e की पावर 1 है यहाँ, तो x प्लस C3 e की पावर 2x, यही इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2005 में आया था। तो सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी के स्थान पर रख देंगे m, तो m प्लस 3 और m माइनस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, m की वैल्यू आ गई 1 1 1 माइनस 3। तो इसका सी एफ क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3 x की पावर 2 और e की पावर x प्लस C4 e की पावर माइनस 3x। सी एफ के बाद में निकालेंगे पी आई इसका, लेकिन जो आंसर होता है y इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो यहाँ पर पी आई निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कारण इसका ये है, पहले इसका ही मिलान कर लो यहाँ पर। तो देखो जरा यहाँ से यहाँ तक किसी भी आंसर में और ये मिलान नहीं हो रहा होगा, केवल एक ही आंसर है। अगर नन ऑफ दीज होता इसमें तब आप पी आई निकालते, यहाँ पर आपको पी आई निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसी से आपका आंसर मैच हो जाएगा। अगर ये चारों टर्म यहाँ तक सेम होते, जैसा मान लीजिए ये वाला है, ये इसके लगभग सेम हुआ है, बस यहाँ पावर का फर्क है। अगर यहाँ पावर -3 है तो हमारे आंसर में क्या -3 पावर है। यहाँ अगर -3 होती यहाँ पर भी तब हम पी आई निकालना हमारा जरूरी था, और तब भी ये बात तो पक्की थी कि आंसर या तो ए होता या सी होता, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए आप पी आई जरूर निकालते हैं वहाँ पर। और यदि आपके पास टाइम कम होता तो इन दो में से कोई भी एक विकल्प आप चुन सकते थे, क्योंकि ये दो विकल्प तो गलत होएंगे बिल्कुल। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन ना करके हाफ सोल्यूशन करें और उसका आंसर आप चेक कर लें। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2013 में आया था। तो निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो डी स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m का मान निकालते हैं तो -1 और 4 आ गया m का मान। तो निकालते हैं इसका y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब पी आई तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्यू तो है ही नहीं, तो क्यू तो 0 है यहाँ पर, तो पी आई नहीं होगा, केवल यही इसका आंसर होगा। सी एफ कैसे निकलेगा, C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 4x, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2000 में आया था। तो इक्वेशन लिखिए डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। तो पहले निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं इसके, तो फैक्टर आ जाएंगे इसके 2 और 3। तो इसका सी एफ हो जाएगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। तो यहीं से पहले उत्तर को मिलान करके देखते हैं। तो C1 e की पावर 3x इधर पहले लिख लो या बाद में लिख लो, तो ये यहाँ से मिलान करके देखो जरा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x, और इसमें c की पावर e की पावर 3x और e की पावर 2x और कहीं भी नहीं आ रहा।
तो यहाँ पर देख लो e की पावर C1 C2 को भूल जाओ, यहाँ पे है e की पावर 3x, यहाँ इसमें e की पावर है ही नहीं, यहाँ पर है e की पावर 4x, इसमें भी e नहीं है, यहाँ पर है e की पावर 3x, इसमें भी e नहीं है। तो इसके ऑप्शन से ये बात चल गया पता कि आपको PI निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आप इसी प्रकार से यहाँ तक करके आप इसका डायरेक्ट जो है CF से ही इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि चलो भी PI भी निकाल के दिखा दो, तो PI कैसे निकलेगा, 1/d² माइनस 5d प्लस 6, और ये कितना था 4 e की पावर x प्लस 5 और e की पावर 0 मान लो यहाँ पर। तो दो अलग अलग पार्ट हो गए इसके, d² 5d प्लस 6 और यहाँ है 4 e की पावर x प्लस 1/d² माइनस 5d प्लस 6 और यहाँ है 5 e की पावर 0। अब क्या काम करेंगे, इसमें रख देंगे d के स्थान पर 1। तो क्या रखेंगे इसमें, d के स्थान पर 1 रख देंगे, क्योंकि e की पावर ax है, a का मान 1 है यहाँ पर इसलिए। तो e की पावर x, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, यहाँ पर रख देंगे e की पावर क्या हो गया 0, तो a यहाँ जो a हो गया और x हो गया, x का गुणांक हो गया 0, तो d के स्थान पर रख देंगे 0। तो क्या मिलेगा हमें 5/0 0 या 6। तो क्या निकला इस प्रकार से, इस प्रकार से हम ये देखते हैं, सोल्व करेंगे इसे। तो 2 e की पावर x प्लस 5/6। आगे देखना इसका पार्ट जो है ये आगे, इसका आगे वाला पार्ट, तो ये पार्ट क्या है इसका PI है। तो इसे इस प्रकार से भी हम चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि PGT 2013 में आया था। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, सूत्र पूछा गया था इसमें 1/d² प्लस a² की वैल्यू जो है cos ax के लिए निकालनी है। तो आप जानते हैं, मैंने लिखाया था थोड़ी देर पहले भी। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, d² प्लस a² cos ax का फॉर्मूला होता है x/2a sin ax। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 1999 में आया था। तो सबसे पहले निकालते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि m की पावर 3 प्लस 3m² प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो m की वैल्यू आ जाएगी -1 -1 -1, यानी कि एक्चुअल में ये जो है m प्लस 1 की पावर 3 का फॉर्मूला है। तो यहाँ से निकल जाएगा CF। तो CF कितना हो जाएगा आपका, C1 प्लस C2 x प्लस C3 x² प्लस, तो 3 हो गया इसमें, और यहाँ e की पावर कितना हो जाएगा माइनस का x। अब निकालते हैं इसका PI। तो PI इज इक्वल टू 1/d प्लस 1 की पावर 3, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है। तो e की पावर कितनी है 2x है। तो क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर d के स्थान पर a यानी कि 2 रख देंगे। तो 1/2 प्लस 1 की पावर 3 और यहाँ पर e की पावर 2x। तो क्या मिलेगा हमें 1/27 e की पावर 2x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF कितना आया था हमारा, C1 प्लस C2x प्लस C3 x² और e की पावर था -x प्लस 1/27 e की पावर 2x। और यहाँ पर भी जो इसके विकल्प दिए हुए थे, उन विकल्पों से हम केवल और केवल CF निकाल कर इसका आंसर निकाल सकते थे। मैंने विकल्प लिखे नहीं थे अब की बार, लेकिन आप एग्जाम में विकल्प लिखे मिलेंगे। तो जहाँ पर CF मिलान कर रहा हो तो वहाँ से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि नन ऑफ दीज ना हो बस। अगर नन ऑफ दीज नहीं है और ऊपर वाले विकल्प मिल रहे हैं, तब आप इस ट्रिक का इस्तेमाल ध्यानपूर्वक करें, थोड़ा सावधानी के साथ में। तो नेक्स्ट चैप्टर चलता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ही, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो कांस्टेंट कोफिशिएंट था, अर्थात
जो डेरिवेटिव था उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट था, लेकिन अब की बार कांस्टेंट नहीं है, एक्स आ रहा अब की बार। तो यदि जो कोफिशिएंट है उसकी पावर n है और यहाँ पर भी n है तो ये होमोजीनियस है। ऐसे यहाँ पर इसकी x की पावर n-1 है तो डेरिवेटिव की पावर कितनी है, n-1 है। तो हर जगह यही है। तो हर टर्म के अंदर अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसकी सोल्व करने का तरीका ये है कि हम जो x की पावर n है dn ओवर dx की पावर n, इसके स्थान पर रखेंगे d-1 d-2 अप टू n टाइम्स। मतलब कहने का यह है कि जितनी पावर होगी उतने ही यहाँ पर जो है फैक्टर लिखने हैं हमें। और फिर क्या काम करेंगे इसके बाद में, हम ध्यानपूर्वक समझते थे ना, एक क्वेश्चन मिलने की संभावना है इस पर। तो फिर क्या काम करेंगे हम यहाँ पर कि जो x है x के स्थान पर e की पावर z लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x के स्थान पर e की पावर z। और इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि z का अर्थ हो गया log x। z का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, log x हो गया। तो यहाँ पर दो बात ध्यान रखने की है कि जो d हमारा यहाँ पर है, अगर d की हम फॉर्म चेंज करके देखें तो d हमारा इस फॉर्म में है d ओवर dz। तो d के स्थान में माना जाएगा यहाँ पर d ओवर dz, जबकि जो इससे पहले हमने कंडीशन पढ़ी है यानी कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वहाँ d का अर्थ था d ओवर dx, लेकिन यहाँ पर क्या है d का अर्थ, d का अर्थ यहाँ पर है d ओवर dz। तो आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2009 में आया था। तो याद रखने वाली बात क्या है कि जो कोफिशिएंट है यहाँ पर x प्लस a है और उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो डेरिवेटिव की पावर भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पर कितना है, x प्लस a की पावर है 1, तो यहाँ पर भी क्या है, d की पावर 1 है। तो यानी कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका तरीका क्या बताया मैंने आपको कि सबसे पहले इसमें हम क्या काम करेंगे कि x प्लस a के स्थान पर e की पावर z मान लिया जाएगा, या यूँ कहें कि z का अर्थ यहाँ पर हो गया log x प्लस a। और तीसरी बात ये होगी कि यहाँ पर d का अर्थ है d ओवर dz। तो d का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, d ओवर dz। अब जैसे यहाँ पर पावर 2 है तो d ये फैक्टर कितने बार लिखे जाएंगे, 2 तक यहाँ तक केवल। तो क्या लिखा जाएगा, d-1। फिर आगे चलते हैं, 4 है यहाँ पर लिखा -4 d प्लस 6 यहाँ y लिखा जाएगा इज इक्वल टू x। अब x के स्थान पर भी क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर जो हमारा x है उसके स्थान पर भी यहाँ से हम चेंज करके लिख देंगे उसे। लेकिन चूंकि हमें केवल CF निकालना है तो CF निकालने के लिए इधर क्या है इस पर हम ध्यान नहीं देंगे फिलहाल। तो अब निकालते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो m-1 4m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी यहाँ से 2 और 3 आ जाएगी। तो इसका CF जो हो जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा। तो CF इज इक्वल टू C1 e की पावर 2z, क्योंकि d और dz है यहाँ, प्लस C2 e की पावर 3z। अब e की पावर z का अर्थ है x प्लस a, तो C1 x प्लस a का स्क्वायर प्लस C2 x प्लस a की पावर 3। तो इस प्रकार से ही निकल जाएगा इसका CF। अब एग्जाम में जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं तो CF ही पूछा है तो CF ही निकाल दिया। अगर कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करते तो इसका PI भी फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर PI निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर भी जो कोफिशिएंट है वो x² है, यहाँ पर भी 2 है पावर, यहाँ x है तो यहाँ पावर 1 है, यानी कि ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे हम कि x के स्थान पर e की पावर z लिखा जाएगा, या यूँ कहें कि z के स्थान पर log x लिखा जाएगा,
और तीसरी बात यह होगी कि डी के स्थान पर 1/d/dz लिखा जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है यानी 2 फैक्टर लेने हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम d-1, फिर आगे यहाँ पर लिखेंगे एक फैक्टर d और यहाँ पर 3 और बाहर क्या है y = 0। यहाँ पर क्यों है नहीं तो पी तो इसका भी नहीं निकल पाएगा, केवल सी एफ ही ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन m -1 m और यहाँ पर -3 = 0। तो सोल्व करेंगे इसे भी, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1 और 3। तो सी एफ इसका हो जाएगा, बस सी एफ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो सी एफ इसका हो जाएगा C1 e⁻⁻z प्लस C2 e⁻3z। अब z का अर्थ क्या है, e⁻z का अर्थ है x, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ C1 x⁻−1 प्लस C2 x⁻3, यही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये होमोजेनियस है या नहीं है। यहाँ पर कोफिशिएंट की पावर कितनी है 4 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो होमोजेनियस डायरेक्टली नहीं है, कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी इसमें x आ चुका है। तो क्या करें, पूरी इक्वेशन को हम x से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही x से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा हमें x⁻3 d⁻3 y और dx³ प्लस 2x² d² और dx² माइनस x dy और dx प्लस y = 1/x या x⁻−1 x⁻−1 भी से लिख सकते हैं। अब क्या काम करेंगे हम, तो क्या पुट कर देंगे इसके अंदर हम कि x के स्थान पर माना जाएगा e⁻z, या यूँ कहें कि z के स्थान पर माना जाएगा log x, या यूँ कहें कि d और dz के स्थान पर माना जाएगा d। तो क्या परिवर्तन होगा इसमें, तो यहाँ पर 3 है तो 3 फैक्टर लिखने हैं d, d-1, d-2, 3 फैक्टर हो गए। यहाँ पर पावर 2 है तो 2 फैक्टर लिखने हैं, 2 तो बाहर है ये d, d-1 माइनस यहाँ पर लिखना है d, यहाँ पर कुछ नहीं, y = x⁻−1। अब क्या काम करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे m m-1 m-2 प्लस 2m m-1 m प्लस 1 = 0। सोल्व करेंगे इसे, तो m का मान निकल कर आ जाएगा 1 1 -1, ये m के मान निकल कर आ जाएंगे यहाँ से। अब सबसे पहले निकालेंगे सी एफ। तो सी एफ = C1 प्लस C2 z। ध्यान रखना यहाँ पर, वहाँ पर लिखा था C1 प्लस C2 x लिखा जाता था, लेकिन x के स्थान पे क्या है z है, तो लिखा जाएगा z e⁻z लिखा जाएगा यहाँ पर प्लस C3 e⁻−z। अब क्या काम करें हम कि z का मतलब क्या है log x, तो इसका सी एफ इस प्रकार से हो जाएगा C1 प्लस C2 log x इंटू e⁻z का अर्थ है x, तो यहाँ पर लिखा जाएगा x प्लस C3 e⁻−z का अर्थ है x⁻−1। तो ये हमने निकाल दिया, इसका सी एफ निकाल दिया। अब निकालते हैं इसका पी आई। तो पी आई इस प्रकार से होगा, इसका 1/d-1 का स्क्वायर और d+1। अब यहाँ पर देखते हैं क्यों क्या है, ये क्यों है हमारा, क्या है x⁻−1। तो x⁻−1 का सीधा अर्थ हो गया कि e⁻−z, x के स्थान पे क्या है e⁻z है, तो x⁻−1 का अर्थ हो जाएगा e⁻−z। तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर e⁻−z लिख दूँ, और e⁻−z इसका अर्थ ये हो गया कि a जो है यहाँ पर ax जो है, तो a यहाँ पर -1 है, तो a क्या है यहाँ पर -1 है। तो अब देखते हैं कि a के स्थान पर -1 अर्थात d के स्थान पर -1 रखने पर, तो ये वाला फैक्टर जो है
हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। अगर यहाँ -1 रख दूंगा, -1 और 1 तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसमें काम कर जाएगा केवल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/-1 का स्क्वायर d+1, ये ऐसे लिखा रहेगा फिलहाल अभी, e⁻−z। अब ये तो हो गया 1/4 यानी कि 1/4 हो गया। तो क्या बन गया ये 1/4 d+1 और e⁻−z और यह 1। अब फॉर्मूला लगाओ e⁻ax × 1। तो उसमें क्या काम करते हैं हम, जब d के स्थान पर a रखने पर 0 हो जाता है तब हम 1 लिखकर और d के स्थान पर d+a लिखेंगे। अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 1/4, तो d के स्थान पर क्या लिखा जाएगा d+a, और a क्या है यहाँ -1 है, तो d के स्थान पर लिख देंगे हम d-1 और a+1 पहले से था। फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं, d के स्थान पर हमने लिखा है यहाँ d+a सॉरी, और a का मतलब क्या है -1 है। तो क्या बन गया हमारे पास में, अब यहाँ 1 था ये, तो e⁻−z/4 और यहाँ रह गया आपका d और यहाँ 1 हो गया। अब ये जो 1 है इसका अर्थ क्या है और 1/d का अर्थ क्या है। d का अर्थ है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो सीधा अर्थ ये हो गया कि इसका अर्थ हो गया इंटीग्रेशन। तो इसका ये अर्थ हो गया e⁻−z/4 इंटीग्रेशन dz। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे dz का तो वो आ जाएगा z। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 1/4 e⁻−z × z। अब e⁻−z का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ से, अब जैसे जानते हैं e⁻z का अर्थ तो x है, तो e⁻−z का अर्थ हो जाएगा x⁻−1 और z का अर्थ क्या है log x, तो z का अर्थ है log x। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि y = CF + PI। तो CF क्या निकला था हमारा, CF ये निकला था हमारा C1 + C2 log x और ब्रैकेट के बाहर भी x + C3 x⁻−1, ये CF था। और PI निकल कर हमारा आया है 1/4 x⁻−1 × log x। यही इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों जो टॉपिक थे आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा, आपको थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो मैंने एग्जाम्पल बाद वाले समझाए हैं ये आपको 2-3 बार पहले आप देखना, इनको समझना अच्छी तरह से। ये डी वाली बात अच्छी तरह समझ लेना कि पहले ये चेक करना कि x⁻3 है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो ये होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस हो जाती है उसके बाद हम x के स्थान पर e⁻z लिखेंगे, दोनों तरफ का log लेंगे, log लेने से z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी log x। और यहाँ पर जो d माना जाएगा d/dz माना जाएगा। तो d/dz का अर्थ हो जाएगा केवल, बस इतना ध्यान रखना आपको कि अगर 3 पावर है तो 3 फैक्टर लिखने हैं, अगर 2 पावर है तो 2 फैक्टर लिखने हैं, अगर 1 पावर है तो 1 फैक्टर लिखना है, अगर कोई पावर नहीं है तो कोई फैक्टर नहीं लिखना, आपको केवल गुणांक लिखने हैं। और जो ये आपके कोफिशिएंट है, जैसे 2 है यहाँ पर, अगर क्या मान लो 5 होता है यहाँ पर, तो वो ऐसे लिखे जाएंगे, या माइनस का चिन्ह है तो वो ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, उसे सोल्व कर लेते हैं। और जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद CF निकालेंगे तो CF में x के स्थान पर आएगा z, और z का मान क्या होगा हमारा log x हो जाएगा, और जहाँ पर e⁻z आएगा वो हो जाएगा x। तो इस प्रकार से ये आपको पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी ध्यानपूर्वक जब आप इसे समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया है ये सभी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण और नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।